हेलो एवरीवन। आज हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे क्लास 12th का। पी ब्लॉक में भी हमारा टारगेट क्या रहेगा? ग्रुप नंबर 16। ठीक है, तो ये क्लास 12th में होता है, अपना केमिस्ट्री का पार्ट है। ग्रुप 16 में एक एक करके देखेंगे। एज यूजुअल हम लोग क्विक वन शॉट टाइप देखने वाले हैं। उनके लिए ही फायदेमंद होगा जो चैप्टर पढ़ चुके हैं एक बार बट याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इट्स अ शॉर्ट टेक्निक, शॉर्ट में कैसे चैप्टर कवर किया जाता है और फ्रूटफुल तरीके से कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन। एज यूजुअल हम लोग बोले हैं, तो ये देखो 7.10 जो चल रहा है ना, वो हमारा एनसीईआरटी का नंबरिंग चल रहा है। इसको हम लोग पॉइंट नंबर 0 अपने रिव्यू में देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी सबसे पहले बताता है भाई हमारे फैमिली में कौन है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम है। तो ये तो अपना रेडियो एक्टिव होता है ना, सबका लास्ट वाला रेडियो एक्टिव होता है, ऐसा हम लोग गेस कर सकते हैं। इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीक में ये ब्रास के लिए वर्ड होता है, और ब्रास जो है ना, सल्फर का देखा गया है कि कॉपर के साथ, ब्रास याद है ना, कॉपर प्लस जिंक है ना, तो सल्फर का कॉपर के साथ देखा गया स्पेशल एफिनिटी होता है। CO2s, आयरन पैराइट वगैरह में भी देखें, कॉपर पैराइट में भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फिर ऑकरेंस का बात किया तो हम लोग मोजाइक देख सकते हैं। मोजाइक एक शॉर्टकट है जो हम लोग को ऑकरेंस, खासकर अर्थ क्रस्ट में ऑकरेंस में याद करने का मदद करता है। एम को हटा दो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, ये रैंक वाइज रैंक 1 2 3 4 क्रस्ट में है। ओवरऑल देखा गया कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। एक तो यहां पे भी जीत रहा है क्रस्ट में, और एटमॉस्फेयर में रैंक 2 होता है। 21% बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ओवरऑल सबसे एबंडेंट एलिमेंट अगर कोई पूछे तो ऑक्सीजन बता देंगे। सल्फर कितना होता है? 0.03 0.01% तक। ठीक है, किस फॉर्म में दिखता है? जिप्सम। जिप्सम हम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। इप्सम सॉल्ट याद कर सकते हो, MgSO4.7H2O नया सॉल्ट है तुम्हारे लिए। गैलिना, PbS ये हम लोग मेटलर्जी में भी देखे हुए हैं। ZnS हम लोग मेटलर्जी में भी देखे हुए हैं। ठीक है, यहां पे भी देख सकते हो। रियल लाइफ में कहां पे मिलेगा ये वाले लोग एलिमेंट जो है अपने 16 वाले? तो सल्फर वगैरह तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो रियल लाइफ सल्फर का बताया है कि एग, ऑक्सीजन का तो हम लोग को पता है भाई कहाँ मिलता है। तो एग, प्रोटीन, गार्लिक, तो इसमें जितने भी वो चीजें है ना जिसमें स्ट्रॉन्ग एक फ्रेग्रेंस टाइप आता है। ठीक है, बहुत बार जनरली पसंद नहीं आता है हम लोग को। हम लोग देखें जब सल्फर जल के SO2 निकलता था तो हम लोग पंजन स्मेल बोलते थे। ठीक है, हेयर जलना, वूल जलना, सब में समझ जाना सल्फर है। पोलोनियम करस डीके प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम और थोरियम अगर डीके होगा, रेडियो एक्टिव डीके, तो पोलोनियम अपने को मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑकरेंस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है पी ब्लॉक का? हम लोग को पता है NS2 NP4। नीचे जाते जाते ये S2 वाला इलेक्ट्रॉन मना करता है पार्टिसिपेट करने को। इसको हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बोलते थे, याद है ना? इनर्ट पेयर, ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मना करेगा तो वैलेंसी, ग्रुप वैलेंसी 6 होता है। नीचे जाते जाते सिर्फ 4 शो कर रहा होगा। क्लियर? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो नीचे आते आते +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, +6 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटता है। लेकिन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट तो भाई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ करके ही बोलते हैं, तो 6 बोलेंगे। एटॉमिक एनायनिक रेडियस में क्या गेस होगा? नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज रेडियस बढ़ता है, ये सब 10th में पढ़े हुए हम लोग। जब तक कोई एक्सेप्शन होगा हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसमें बोलता है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, मान लिया सेकंड पीरियड के सब लोग सारे छोटे ही होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए एनएमएनएस प्रॉपर्टी शो करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? हम लोग गेस करेंगे भाई नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से निकल रहा होगा। नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता था। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्या पार्ट है कि लेफ्ट से राइट में अगर बात करें, लेफ्ट टू राइट जाने का बात करें, तो ग्रुप 15 और 16 में कंपेयर करेंगे तो हम लोग मानते हैं क्या, लेफ्ट से राइट में आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। लेकिन 16 का कम निकला, 15 का ज्यादा निकला। देख रहे हो तुम यहाँ पे? क्यों? क्योंकि 15 में हाफ फिल्ड था। पी में टोटल कितने होते हैं? 3 बॉक्स होते हैं, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो हाफ फिल्ड बोलते हैं। तो P3 कॉन्फ़िगरेशन था 15th वालों का। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का तुम लिख के देख लेना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में क्या कमेंट्री कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भैया वही जो 17th ग्रुप में भी एक्सेप्शन होता है। 17th ग्रुप का एक्सेप्शन देखो, किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। क्या एक्सेप्शन है? हम लोग को लगता है कि फ्लोरीन सबसे तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एक तरीका था जिससे हम लोग ये नापते थे कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। तो ज्यादा नेगेटिव मतलब जल्दी लूज करना, एक्सोथर्मिक हो रहा है ना उसका, इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना। ठीक है, सॉरी, यहां पे गेन कराना है अपने को। नॉन मेटल्स क्या करता है? गेन करता है। साथ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक चाहिए। हम लोग को लगा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो जल्दी गेन कर रहा होगा, तो ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। ज्यादा नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। लेकिन ज्यादा नेगेटिव कितना किसका निकला? क्लोरीन। क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव। रीजन क्या था? जब ये फ्लोरीन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसमें 7वां जो आ रहा था तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील हो रहा था। तो ये अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हम लोग को लगा बहुत अच्छा नॉन मेटल है ये तो। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन इतना अच्छा से लेना नहीं चाहता था। एनर्जी जो हम लोग लैब में नाप सकते हैं उससे हम लोग को यह पता चला कि भैया इसका एनर्जी जो है वो उतना ज्यादा रिलीज नहीं होता है जितना क्लोरीन में होता है। यही चीज हम लोग को ग्रुप 16 में देखा। ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर। इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस नेगेटिव देखा। लेस नेगेटिव मतलब इसमें -100 जूल निकल रहा होगा, इसमें हो सकता है -150 निकल गया। ठीक है,
देख रहे हो ज्यादा एनर्जी निकल रहा है, तो ये जल्दी छोड़ना चाह रहा है ना, ज्यादा एनर्जी निकल रहा है इसमें, तो सॉरी लेना चाह रहा है, तो ये नॉन मेटल ज्यादा अच्छा निकला। ठीक है, क्लियर। दिस इज मोर लाइक 17th ग्रुप, लाइक फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, हाँ भाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में क्या कमेंट्री होता है कि भैया नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप डीटीएच हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टकट में रिव्यू में लिखने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। क्या इसमें कोई नया बात है? नहीं नहीं, दिस इज वेरी ऑब्वियस ट्रेंड। फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब का बात होता है। तो ऑक्सीजन और सल्फर प्लस दिखता कैसा है, दिखता कैसा है, मेटल है, नॉन मेटल है, ये सब कुछ। तो पहला दो क्या निकला, नॉन मेटल, ठीक है, बाकी दो मेटलॉइड्स, मतलब दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा, बाकी लास्ट वाला अपना मेटल है। ठीक है, 2+2+1 वाला सिस्टम। एलोट्रॉपी शो करता है कि हाँ, सब लोग देखा है एलोट्रॉपी शो करता है। ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस निकला। रीजन क्या है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऑक्सीजन कोई गैस लाया, सल्फर लाया कोई, दोनों को हीट करके गैस बनाने का कोशिश किया गया, तो ऑक्सीजन तो बहुत जल्दी गैस बन रहा था, इनफैक्ट रूम टेम्परेचर पे गैस ही है, हम लोग को पता है। सल्फर को दिक्कत हो रहा था, तो बोला रीजन क्या है कि भैया इसका एटोमिसिटी तो देखो, O2 और एसिड, ठीक है, तो बोला एटोमिसिटी के कारण एसिड है, भारी भरकम लोग है, तो इनको बड़ा दिक्कत होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई आएगा। तो मास पे भी डिपेंड करता था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग को पता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप में रह रहा है इतना तगड़ा। ठीक है, चले केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो दिख रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब पीरियोडिक टेबल में जो जो पढ़ के आए हैं वो सारा चीज हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिए। पॉइंट नंबर 8 हम लोग फर्स्ट का ही, ठीक है, ये एक मोर और लेस इंट्रोडक्शन का पार्ट मान सकते हो। इंट्रोडक्शन में ही पॉइंट नंबर 8 हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है, उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको वो कर लेते हैं। हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को पता है क्या होता है भाई। अगर हम लोग बचपन में कुछ भी नहीं पता था तो ग्रुप 16 का -2 तो हम लोग को पता था कि भैया ये लोग -2 दिखाता है। अब हम लोग को पता है ये लोग प्लस भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, पड़ोसी इसके बगल वाला जो है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल SO2 वगैरह में। तो -2 तो होगा ही, और -2 का स्टेबिलिटी घटेगा भी नीचे जाते थे, हम लोग बताए कि नॉर्मल स्टेबिलिटी घटता है ग्रुप नीचे जाते जाते, और इनर पेयर का इफेक्ट भी है कि नीचे जाते जाते भाई मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, माइनस वाला नहीं होगा। OF2 में ऑक्सीजन प्लस शो करता है, तो ऑक्सीजन जनरली प्लस शो नहीं करता है, लेकिन सिर्फ फ्लोरीन के कंपाउंड में वो प्लस शो करता है, तो OF2 हम लोग पढ़े। ठीक है, अदर एलिमेंट्स +2 +4 और +6 शो करता है जनरली। ठीक है, उसमें भी हम लोग स्टेबिलिटी बता दिए कि +6 ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट लग रहा है हम लोग को, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना था, तो नीचे जाते जाते वो डाउन द ग्रुप DTH नीचे जाते जाते घटेगा, +4 नीचे जाते जाते बढ़ेगा। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर, अभी हम लोग बताए थे NH2 दो एस का इलेक्ट्रॉन मना कर देता है। ऑक्सीजन में एनोमलस प्रॉपर्टी भी बताया कुछ कुछ, क्या बताया भाई? तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन किससे होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, फिर 2 नंबर पे एनोमलस ऑक्सीजन क्या है भाई? ऑक्सीजन सेकंड पीरियड सब लोग एनोमलस होता है, क्यों? साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई। ठीक है, इनफैक्ट देखा गया इसका कंपाउंड बना H2O, उसमें H बॉन्डिंग दिखा रहा है, बाकी लोग H बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा है, तो S उतना छोटा थोड़ी है, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात सेकंड पीरियड में क्या होता है जो सब में लागू होता है, कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता भाई, मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी हो सकता है। ठीक है, अब H2E में आते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो सकता है, एसिडिक कैरेक्टर, बॉन्ड एंथैल्पी, ये सब गौर करना। हाइड्रोजन का अगर खेल तुमसे पूछे तो तुमको ये वाला चीज याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? इसका नीचे जाते जाते HI तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि I बहुत बड़ा होता था, तो ऐसा मानो HI का बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो ये बॉन्ड बहुत आराम से टूटता है, तो नीचे आते आते बोलते थे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, H के साथ इनका कंपाउंड है, ग्रुप 17 वालों का एसिडिक कैरेक्टर नीचे आते आते क्या होता था? बढ़ता था, बढ़ता था, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता था। अब तुमको घुमा घुमा के पूछेगा, बोलेगा थर्मल स्टेबिलिटी, किसमें टेम्परेचर जल्दी गिव अप कर देगा, कौन? तो इसमें बोलेंगे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ? इंक्रीज, क्यों? क्योंकि पानी में जाके H+ छोड़ेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा। अब बॉन्ड जल्दी टूटने से क्या क्या रिलेशन है? एसिडिक कैरेक्टर अच्छा निकलेगा, बॉन्ड जल्दी टूटा तो, बॉन्ड जल्दी टूटा तो हम लोग बोलेंगे थर्मल स्टेबल नहीं है, थर्मल स्टेबिलिटी कम है। क्लियर? दूसरा एक और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे बता सकते हैं? ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है? खुद ऑक्सीडाइज करना। अब ऐसा नहीं लग रहा है इसमें हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ H, बॉन्ड टूटना मतलब रिमूवल ऑफ H, तो मतलब जो जल्दी रिमूव कर रहा था बॉन्ड, जो जल्दी रिमूव कर रहा था H, वो खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, मतलब वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब नीचे आते आते हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेगा। देखो बढ़ रहा है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन का कंपाउंड ये बनाया ग्रुप 16 वाला लोग, हम लोग 17 से एक्सप्लेन कर दिया तुमको। देखो H2O से H2TE गए तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ? बढ़ा, क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वाला H बहुत आराम से निकलेगा, नीचे भारी भरकम में, बॉन्ड उतना अच्छा नहीं है। पोलोनियम क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहाँ पे पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, बहुत बार बॉन्ड बनाता है, बहुत बार नहीं बनाता है। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रहा है? घट रहा है, देख रहा है।
ऑल्सो थर्मल स्टेबिलिटी भी घटेगा। क्यों? अरे यार बॉन्ड वीक है तो थर्मली भी, टेम्परेचर भी लगाएंगे तो भी टूट जाएगा, पानी में डालोगे तो भी टूट जाएगा, है ना। और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाइज भी एच जल्दी निकालेगा। एच जल्दी निकालना मतलब रिमूवल ऑफ एच इज ऑक्सीडेशन। एजेंट कैसा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का बात कर रहा है ना एनसीईआरटी, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का बात कर रहा है। क्यों? बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर? ये ट्रेंड समझ में आया? सब रिलेटेड है, ठीक है। उसमें लेकिन अब बोल रहा है कि H2O जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता है। तो ठीक है यार, ये पहला मेंबर का H के साथ बॉन्ड है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, प्लस ये H बॉन्डिंग भी होता है, तो रिड्यूसिंग नेचर का काम नहीं करता है। H प्लस जनरली नहीं देता। हम लोग को पता है पानी में तो खुद ही लोग जाके H प्लस देते हैं, ये पानी खुद उतना H प्लस नहीं देता है। 10⁻⁷ वाला कंसंट्रेशन याद होगा शायद हम लोग को, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड पढ़ाया, फिर ऑक्सीजन के साथ पढ़ाया और फिर हैलोजन के साथ पढ़ाता है। तो ऑक्सीजन के साथ बोलेगा EO2 और EO3 टाइप का बनता है, दो तरह का। फॉर एग्जांपल तुम किसी का भी ले लो, ऑक्सीजन आपस में ही जुड़ के देखो, O2 और O3 बनाता है। SO2 SO3 फेमस कंपाउंड, ठीक है। तो ये सब तुम ऐसे पता कर सकते हो। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है नीचे जाते जाते, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है यहां से लेकर यहां तक जाते जाते, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो जब डाइऑक्साइड बनाया ना तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये अलग लॉजिक है, देख लेना। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है? नहीं है। ग्रुप कितना होता था? +6। तो ये सारा लोग +6 में जाना चाहेगा, ऊपर वाला लोग, क्योंकि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर में ज्यादा स्टेबल होता है। +6 में जाना मतलब क्या? ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये क्या हुआ? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा मतलब एजेंट कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हुआ। तो ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ? खराब। तो क्या बोला? डाउन द ग्रुप, DTH डाउन द ग्रुप। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? घटेगा। क्लियर? इसका लॉजिक क्या था? क्योंकि ऑक्साइड जो आप पढ़ा रहे हो सर वो +4 में पढ़ा रहे हो, और +4 तो नीचे जाते जाते ही स्टेबल होता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखें कि भाई ऑक्सीजन वाला जो खेल है वो हम लोग को समझ में आया। उसमें हम लोग को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी समझते समय बॉन्ड से ज्यादा +4 वाले चीज को ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि डाइऑक्साइड बता रखा है। और उसके बाद हैलोजन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है कि हैलोजन वाला कितने सारे फॉर्म्स होते हैं, EX2 है ना, EX4 और X6, तीनों फॉर्म में हम लोग को कंपाउंड दिख सकता है। अब देख लेते हैं क्या क्या बात कर रहा है। ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि भाई फिर से आई, हैलोजन में आई भी तो आता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन वाला बॉन्ड सबसे वीक होगा। देखो यहाँ पे बताया कि थर्मल स्टेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है F से I- तक, ठीक है। ऑब्वियस बात, हम लोग को ये सारा चीज हम लोग को किससे ध्यान रखना है पता है ना? ये वाला एग्जाम्पल से, यहां से लेकर यहां जाते थे तो क्या होता था, ये वाला याद है तो बस काम बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है कि भाई हेक्सा वाले लोग में ना सिर्फ फ्लोरीन ही स्टेबल वाला बना पाता है, ठीक है। मतलब आयोडीन तो ऐसे भी अनस्टेबल था, तो बोलता है हेक्सा वाले में तो भाई उतना संभाल ही नहीं पाता है कोई और एलिमेंट को, तो हेक्सा वाले में तुमको सिर्फ ये वाले फॉर्म दिखेंगे, फ्लोराइड्स वाले लोग, ठीक है। अदर हेक्सालाइड्स नहीं हो पाते। उसमें भी बोला कि सल्फर वाला जो हेक्सा है, हेक्सा फ्लोराइड, वो सबसे ज्यादा स्टेबल मिलता है, एक्सेप्शनली स्टेबल है, स्टेरिक रीजंस के कारण बताया, ठीक है। अब क्या बता रहा है? एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल फॉर्म डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड। अब डाई वाला भी सब लोग फॉर्म कर देता है, डाइक्लोराइड ब्रोमाइड। ऑक्सीजन का ऐसा वाला कंपाउंड हम लोग नहीं देखे होंगे पहले कभी, ठीक है, नहीं होता भी नहीं है, लेकिन ये होता है। लेकिन ये कैसा हो जाता है? बोलता है ये डाइमर के फॉर्म में होता है। आगे जाके बोलेगा मोनोहैलाइड अगर मिलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसा वाला, तो ये डाइमर के फॉर्म में मिलेगा, दिख रहा है S2F2, ठीक है, वैसे ही S2Cl2, क्लियर। और फिर ये लोग डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। अब इसका देखो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1 आएगा, +1 से ये +4 में जाने के लिए छटपटा रहा है, और देख रहे हो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इससे ज्यादा वाला भी इससे कम वाला, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी दिखा, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा वाला रोल है। इसको समझ गए तो काम बन जाएगा कि HI सबसे वीक होता है, तो पानी में जाएगा तो H+ जल्दी नीचे वाला लोग देगा, तो ज्यादा एसिडिक नीचे वाला लोग होगा। ये बात हम लोग समझ गए। सिमिलरली H बाकी जगह भी यही लोग देगा, और H देने को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ H इज ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी नीचे जाते जाते डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, TTH DTG बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा एक और इससे हम लोग रिलेट किए, क्या? थर्मल स्टेबिलिटी की हीट करेंगे तो भाई किसका बॉन्ड पहले गिव अप होगा? तो अगेन फिर से हम लोग बोल सकते हैं नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड वीक था, वीक बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड वीक था तो आराम से टूटेगा। क्लियर? यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ये पूरा फर्स्ट पॉइंट था जिसमें एक जेनरिक सा ग्रुप 17 के बारे में, सॉरी ग्रुप 16 के बारे में डिस्कशन चल रहा था। अब स्पेसिफिक आ जाते हैं डाइऑक्सीजन के पास, ठीक है, बहुत ही आसान है, अभी देखेंगे कैसे। डाइऑक्सीजन में सबसे पहला पॉइंट हम लोग को बताया प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में देख लो 1 2 3 4 5 पॉइंट है, ठीक है।
नंबरिंग देना है दे सकते हो, टोटल मिला के 5 पॉइंट्स है। ये 5 में से 4, 5 का 5 हम लोग पढ़ के आए हैं और 4 तो हम लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ के आए हैं। अभी देखते हैं कैसे क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला बोलता है सॉल्ट को हीट करोगे, सॉल्ट को हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। अरे ये सॉल्ट को हीट करके ऑक्सीजन बनाए हुए हम लोग क्लास 10th में, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 दिख रहा है। और ये KClO3 वाला भी बहुत फेमस एग्जांपल है, मोल कॉन्सेप्ट में है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैलकुलेट कराना होता था कितना ऑक्सीजन बना, तो यही वाला एग्जांपल यूज करता था। ठीक है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल हम लोग कहां पढ़े हैं, ये दिख रहा है, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सारे लोग कौन है, ये एक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले लोग। अब नीचे वाले लोग का ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनेगा उतना अच्छा नहीं बनता था, तो हम लोग बोलते थे भाई इसका कोई हम लोग को डिस्प्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं है, इसको हीट करो ये अपने आप ऑक्सीजन छोड़ देगा। तो ऑक्सीजन छोड़ देगा, दो ही एलिमेंट तो है, तो एक क्या बनेगा, ऑक्सीजन निकलेगा ही बाहर। HgO में देखो Hg प्लस O2, ये तो पूरा पूरा नेसेंट बन गया है ना, मेटल अलग ऑक्सीजन अलग। ऐसे ही हम लोग कॉपर के लिए पढ़े थे, कॉपर में भी ऐसा हो जाता था, क्या कॉपर सल्फाइड पहले कॉपर ऑक्साइड बन जाता था हीट करने पे, और कॉपर ऑक्साइड फिर कॉपर में रिड्यूस हो जाता था। ये सारा कुछ कहां पढ़े हैं, क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर। मेटलर्जी में जब हम लोग बोलते थे एक्टिविटी सीरीज में भाई जुड़ करके लोग मिलेगा, ऊपर वाला लोग बहुत तगड़ा जुड़ेगा, उसको तो अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है, नीचे वाला लोग को आराम से हीट उठ करके ही तोड़ दो, कंपाउंड को तोड़ दिए। तीसरा वाला हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, हाइड्रोजन चैप्टर में, जिसमें बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, H2O2 जो है अपना पेरोक्साइड जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, कोई थोड़ा सा कैटलिस्ट यूज कर लो, जैसे MnO2 वगैरह यूज कर लो, फाइनली डिवाइडेड मेटल यूज कर लो, हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं 11th 12th के सिलेबस में है। फोर्थ वन अगेन वेरी इजी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन 3 तरह का होता था, देखो थर्मल वाला भी आ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक भी आ गया, एक फोटोलाइटिक भी होता था। ठीक है, तो हम लोग को पता है ऑक्सीजन एनोड में बनता था और कैथोड में H+ बनेगा कैटायन, ठीक है, O2- एनोड में बनेगा तो ऑक्सीजन बन के दिख रहा होगा। ये भी क्लास 10th। ये तो क्लास 9th है। क्लास 9th में हम लोग को पढ़ाया था सेपरेटिंग टेक्निक, याद है, उसमें बताया था हवा का भी बाकी लोगों को अलग कर सकते हो। हवा मेनली कौन कौन लोग थे, ये था, आर्गन था और CO2 था। CO2 तो ऐसा था कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड ही बन जाता था, तो ड्राई आइस की तरह निकल जाता था। उसके बाद ये तीनों का याद है, हम लोग के पहले उड़ा देते हैं, उड़ा हुआ तो रहता ही है, ठीक है, फिर ठंडा करके एक एक करके लिक्विफाई करते थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लोग मिल जाता था। ठीक है, दिख गया। तो 5 में से 4 टेक्निक तो पुराना है, तो ऑक्सीजन को प्रिपरेशन में आई थिंक देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग न्यू, है ना, बोल सकते हैं ऐसा। प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। अब प्रॉपर्टीज में ये बात बोला है कि 3 इसके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है, ध्यान रखने वाला है। O2 पैरामैग्नेटिक होता है, ऑल्दो इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, 16 इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक होता है, ये हम लोग कहां पढ़े, MOT में पढ़े हैं, ठीक है, MOT में पढ़ा है। इंटरेस्टिंग बात क्या था, रूम टेम्परेचर में सल्फर S2 नहीं होता है, डायटोमिक नहीं होता है, एसिड होता है, लेकिन सल्फर S2 की तरह हो जाता है अगर 1000 केल्विन के ऊपर वाला टेम्परेचर दे। ठीक है, एक बार ये कंपीटिटिव एग्जाम में पूछ रखा है। तो S2 भी कैसा होता है, ऑक्सीजन की तरह ही पैरामैग्नेटिक। क्लियर, तो यहां पे एक समझने वाला चीज था। दूसरा बोलता है ऑक्सीजन भाई मेटल और नॉन मेटल है सबके साथ जुड़ जाता है, देखो जुड़ा, कार्बन के साथ भी जुड़ गया, ठीक है, HCl में देखो यहां पे जुड़ गया H2O। तो ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा एफिनिटी था, तभी तो दुनिया में जितना मिनरल्स खोजते थे उसमें ऑक्सीजन तो जरूर मिल जाता था, और एबेंडेंस भी इतना ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा है, रैंक 2 है और क्रस्ट में रैंक 1 है। यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी ऑक्सीजन थोड़ा जुड़ करके SO2 को SO3 बना देता है। ये कैटलिस्ट कौन है, V2O5। ये क्या इंपॉर्टेंट यहाँ क्यों लिख दिया, मतलब ऐसा अलग सा लग रहा है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SO2 तो भाई कहीं पे भी निकल जाता था, फैक्ट्री से भी निकल जाता था, ऑटोमोबाइल्स में भी निकल जाता था, लेकिन SO3 बनाना मेन ट्रिक है, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग V2O5 यूज करके, कैटलिस्ट यूज करके करते हैं। ऑक्सीडेशन है ना, ज्यादा ऑक्सीजन हो गया, देखो SO2 या ये SO3 हो गया। यूजेस में वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग होता है एक, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में ऑक्सीजन यूज हो जाता है। अदर मेटल सोल्टर्स में कैल्सिनेशन रोस्टिंग में देखे थे ना, ऑक्साइड बनाने का पूरा टारगेट था, तो ऑक्सीजन यूज होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का सिलेंडर कोरोना में समझ ही गए, हॉस्पिटल में कितना ज्यादा यूज होता है। माउंटेनियर वे लगा लोगे, ऑक्सीजन का कमी होगा तो सिलेंडर उंडर लेके ही जाएगा भाई, ऐसे कैसे चल जाएगा, है ना, स्कूबा डाइविंग करने जाओगे तब भी लेके जाओगे। सिंपल ऑक्साइड्स, ठीक है, नाउ कम सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड तो पहला वाला क्या पढ़ाया हम लोग को, पॉइंट नंबर 2 क्या था, ऑक्सीजन, और अब पढ़ा रहा है सिंपल ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और अब पढ़ा रहा है सिंपल ऑक्साइड। तो भाई मिक्स्ड ऑक्साइड कौन होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड Fe3O4, तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, Fe3O4 इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Fe2O3, फेरस फेरोफेरिक बोलते हैं इसलिए, है ना।
अब बोलता है कि ये जो सिंपल ऑक्साइड है ना, तुम उसको क्लासिफाई कर सकते हो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल वाला जनरली होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स में। अब कौन सा दो तंग करेगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड तक तो क्लास 10th पढ़ने पढ़ लिए हैं, क्लास 11 12th का स्पेसिफिक तो यही है। और एम्फोटेरिक का दो एग्जाम्पल क्लास 10th में पढ़े थे, Al2O3 और ZnO। यहाँ पे और एग्जाम्पल्स भी आ गया है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे और लिख सकते हो तुम, H2O वगैरह भी होते हैं। लेट्स सी ऊपर, हाँ पहले ऊपर देख लेते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन है। तो हम लोग को पता है क्लास 8 CO2 SO2 ये सब क्लास 8 में पढ़ाया था। नाइट्रोजन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, है ना। प्रूफ क्या था? SO2 एसिडिक है कि नहीं, क्या कैसे चेक करते थे? SO2 को पानी में डाल दो, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। दिस इज अगेन क्लास 8 लेवल में पढ़ाया गया था। फिर बोला था कि भैया यहाँ पे ब्लू लिटमस डालो, रेड हो जाएगा, ठीक है। और मेटल्स, क्या मेटल ऑक्साइड भी कभी एसिडिक हो जाता है? होता है। कब? जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। दिख रहा है कितना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है? +6 है भाई। Mn कितना है इसमें? +12, नहीं +12 कैसे हो सकता है? +6, ठीक है। Mn यहाँ पे नहीं +7 है, Mn2O7 है ना। V2O5 में 10/2 +5 है। अब देखो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लोग एसिडिक, पता है क्या होता है, क्यों होता है? इसको इस तरह से मानो कि एसिड दो तरह का चीज होता है, H+ देना या फिर OH- लेना। अब तुम इतना ज्यादा प्लस साइन वाले हो तो OH- लोगे कि नहीं लोगे? ले लोगे। तो मेटल ऑक्साइड जो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है वो भी एसिडिक होता है, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड तो हम लोग को पता है इन जनरल। मेटेलिक ऑक्साइड ग्रुप 1 ग्रुप 2 दिख रहा है, आंख बंद करके बोल देना बेसिक ऑक्साइड है। प्रूफ कैसे किए थे हम लोग, है ना, क्लास 10th में ही कर लिए थे। पानी में डालो सर, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। Al2O3 एम्फोटेरिक, इसको कैसे प्रूफ किए थे हम लोग? एसिड के साथ रिएक्ट करा के और बेस के साथ रिएक्ट करा के, दोनों में सॉल्ट प्लस पानी बनेगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिखेगा। ये क्लास 11 12th का वर्जन है, ठीक है। और एल्यूमिनियम वाला जो पी ब्लॉक पढ़ाया था उसमें भी है, ठीक है। और इसका सिंपल वर्जन क्या है कि भैया ये दोनों मिलेगा, AlCl3 प्लस H2O बनेगा। दिख रहा है AlCl3 प्लस यहाँ पे H2O बनेगा। यहाँ पे क्या बनाया था हम लोग को क्लास 10th में? ये भी बना के दिखाया था हम लोग को। Na कौन सा बना था? NaAl, अच्छा ये क्लास 10th वाला ही तो लिखा हुआ है, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। क्लास 11 में क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स था, Na3AlOH6, दिख रहा है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स। तो पानी को जोड़ के बनाते हैं, यहाँ पानी अलग दिखाते थे हम लोग, सॉल्ट को अलग दिखाते थे, यहाँ जोड़ करके कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं क्योंकि पता है हम लोग को अब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। क्लास 10th में ये पढ़ाना हमारा टारगेट नहीं था। न्यूट्रल ऑक्साइड भाई याद करना पड़ेगा, क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, है ना, न्यूट्रल भी हो सकता है। NO N2O, पानी तो हम लोग बचपन से जाते हैं कि न्यूट्रल होता ही है, ठीक है। चले आगे। तो सिंपल ऑक्साइड्स के नाम पे हम लोग को मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सब पढ़ा दिया, और कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड जो फिर मिक्स ऑक्साइड है उसका हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, जानकारी हम लोग को ज्यादा नहीं इकट्ठा करना है। अब आते हैं ओजोन पे। तो दो ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सेकंड पीरियड ग्रुप 16 में, एक O2 और एक O3। O3 भी क्या है? देखो O3 के अंदर पूरा ऑक्सीजन ही है ना, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होता है, तो इसको एलोट्रॉप बोलते हैं। तो इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये जनरली ना ग्राउंड लेवल एटमॉस्फेयर पे रह नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। लेकिन अगर रह जाएगा ना तो थोड़ा क्वांटिटी के बाद ये खतरनाक हो जाता है हम लोग के लिए, ठीक है। एक पॉल्यूटेंट की तरह ही हमारे लिए। और 20 किलोमीटर के हाइट पे देखा गया O2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर O3 बना लेता है। यही हम लोग को यूवी से बचा रहा होता है, ओजोन लेयर इसी को बोलते हैं। इसी के डिप्लेशन से हम लोग परेशान हो रहे थे। प्रिपरेशन कैसे करेंगे भाई? 3O2, है ना, ऑक्सीजन को O3 बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज कर लो। साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज करने बोलता है क्यों? नहीं तो क्योंकि रिवर्सिबल वगैरह होता है, O3 वापस से टूट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जिससे हम लोग O3 को टूटने नहीं देते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। प्रिवेंशन द डिकम्पोजिशन ऑफ O3। और इसमें कन्वर्जन सिर्फ 10% होता है, और जो प्रोडक्ट बनाना उसको बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन, क्योंकि ओजोन तो कम ही है, देख रहे हो, 10% तो कन्वर्ट हुए सिर्फ। तो ओजोनाइड ऑक्सीजन इसका टर्म यूज होता है, ठीक है। बोला 10% से ज्यादा चाहिए तो बैटरीज ऑफ ओजोनाइजर यूज करना पड़ेगा। ऐसा मान लो एक के बाद एक ऐसा करके कुछ करके ये लोग साइकिल बना देता है, और बैटरी ओजोनाइजर से ये 10% से ज्यादा वाला भी प्रोडक्ट तुमको मिल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा LHS RHS में, ठीक है। 10% क्या है? इक्विलिब्रियम, कितना कन्वर्ट हुआ, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, कैसा दिखेगा? अगर दिखा तो थोड़ा मोड़ा लाइट ब्लू टाइप दिखेगा, अगर लिक्विड बन गया तो भाई सब इकट्ठा हो गया। लाइट ब्लू इकट्ठा होने पे क्या दिखेगा? डार्क ब्लू, वेरी ऑब्वियस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एक थोड़ा सा स्मेल भी होता है इसका, और 100 ppm के ऊपर अगर ग्रेटर देन 100 ppm हो गया तो भाई खतरनाक है हमारे लिए, उतना हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, O3 बनना फेवरेबल नहीं है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, O3 से O2 बनना थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से फेवरेबल है। कैसे? डेल्टा जी नेगेटिव आने का रीजन क्या होता है? डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S।
अब दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, टी तो भाई पॉजिटिव ही होता है, तो डेल्टा एस हमेशा देखते हैं हम लोग, डेल्टा एच देखते हैं, इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव निकला, तो ऐसा लग रहा है डेल्टा जी को ये नेगेटिव में ले जाएगा, पहला फैक्टर। तो दूसरा डेल्टा एस भी क्या निकला, डेल्टा एस पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव निकलने से माइनस साइन लगा हुआ तो पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस पॉजिटिव क्यों निकला, तुम देख सकते हो यहाँ पे 3 गैस बन रहा है, 3 मोल ऑफ गैस। एलएचएस में कितना मोल ऑफ गैस है, 2 मोल, 2 मोल से 3 मोल ऑफ गैस बनना है, रैंडमनेस ज्यादा, डेल्टा एस ज्यादा, ठीक है। तो डेल्टा एस पॉजिटिव तो टी डेल्टा एस नेगेटिव, दोनों मिला जुला के इसको क्या कर रहा है, फेवरेबल बना रहा है कि O3 से O2 जाना थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, ठीक है। यही रीजन है कि बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ O3 अगर कहीं जमा हो गया ना तो वो एक्सप्लोसिव का भी काम कर सकता है, क्योंकि डेल्टा एच बहुत नेगेटिव है, बहुत हीट इवॉल्व कर देगा ना, वो O3 O2 में कन्वर्ट हो रहा होगा और बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व कर रहा होगा, तो बोल सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन एक्सप्लोसिव टाइप भी काम कर सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तुम देख रहे हो O3 जब भी है मन किया O2 में टूट जाता है और O2 प्लस O में एक नेसेंट ऑक्सीजन भी दे देता है, तो किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस दिया हुआ है, पीबीएस को PbSO4 में ले गया है ना, और I माइनस को, I माइनस देखो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में बहुत काम आता है, बार बार दिखा होगा, I माइनस को ये ले जाएगा I2 में, फिर I2 को हम लोग क्वांटिटेटिवली निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट्स तुमको पता है ना, किसी भी रिएक्शन में दुनिया में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होता है, तो मान लो O3 का क्वांटिटी निकालना है, तो तुम उसको किसी की तरह किसी भी टाइट्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा दो, उसका कलर चेंज होगा, जैसे आयोडीन वेपर का एक कलर होता है ना, तो हम लोग को पता चल गया अच्छा रिएक्शन रुक चुका है, एक पॉइंट पे आ चुका है, फिर इसको हम लोग नाप लेंगे, कैसे नापेंगे, इसका इक्विवेलेंट जिससे रिएक्ट कराएंगे उसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा, तो जिससे रिएक्ट कराएंगे ये तो बना है ना, इसका बारे में सब कुछ थोड़ी पता है, लेकिन इसके बारे में इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं इसको किसी और के साथ रिएक्ट करा के। तो I2 को किससे रिएक्ट कराएगा, सोडियम थायोसल्फेट के साथ, सोडियम थायोसल्फेट, और सोडियम थायोसल्फेट का हम लोग को सारा जानकारी ऐसा मानो पहले से है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस, दोनों को रिएक्ट कर लिया, इसका इक्विवेलेंट पता चल गया तो इसका पता चल गया, और इसका पता चल गया तो इसका पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही टाइट्रेशन होता है दुनिया में। तो बोलता है दिस इज क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ O3, क्लियर। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये वाला कि क्वांटिटेटिव मेथड और टाइट्रेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, तो ये इसका फील थोड़ा कम आता है, इक्विवेलेंट का फील भी लोगों में कम आता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी ज्यादा एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मोल से भी कर सकते हो तुम, लेकिन पूरा बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, अगर इक्वेशन नहीं पता होता है तो डायरेक्ट हम लोग इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं। नो लिबरेटेड फ्रॉम एनो लिबरेटेड फ्रॉम जेट, है ना, ये वाला जो है एनो वो जेट से निकलता है, और बोलता है अब लोगों को ऐसा लगने लगा यही एनो जो है O3 को डिप्लीट करने का भी एक रीजन है, क्योंकि एनो का O3 से काफी एफिनिटी है, ठीक है। तो बोला ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है कि O3 डिप्लीट हो रहा है, ऑल्दो ये फेमस रीजन लोग नहीं मानते थे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, केमिकल बॉन्डिंग में भी ये दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। यूजेस क्या भाई, O3 ऑक्सीजन दे सकता है, नेसेंट ऑक्सीजन जो भी दे सकता है, वो ब्लीचिंग उचिंग का काम बड़ा अच्छा कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़ा अच्छा हो सकता है ना, देख लो ब्लीचिंग का काम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। पानी को O3 ट्रीटमेंट, देखिए ना बहुत जगह लिखा था O3 ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं हम लोग, UV ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं पानी का, तो पानी को डिसइंफेक्टेंट स्टरलाइज करने के भी काम आता है, जर्मिसाइड वही जर्म मारना, सारा एक जैसा लोग है, ठीक है। यहां तक होपफुली सब कुछ क्लियर है। अब चले आगे सल्फर पे। सल्फर का देखो एलेट्रोपिक फॉर्म, सबसे पहले सल्फर का एलेट्रोपिक फॉर्म पढ़ा है जो कि हमारे लिए नया है, दो तरह का एलेट्रोपिक फॉर्म पढ़ा है, अल्फा और बेटा। बेटा को हम लोग मोनोक्लिनिक भी बोलते हैं, मोनोक्लिनिक याद है सॉलिड स्टेट में बहुत तरह का सॉलिड का स्ट्रक्चर होता था, तो उसके स्ट्रक्चर के आधार पे नाम है, कलर और स्ट्रक्चर मिला के यहाँ पे नाम है। येलो रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर मतलब अल्फा सल्फर, और मोनोक्लिनिक मतलब बेटा सल्फर का बात कर रहा है। अब दोनों का देखते हैं, कुछ कुछ चीजें समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 369 एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है इनके लिए। ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन होता है, जिसमें वो एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो 369। अच्छा पानी का वेपोराइजिंग पॉइंट कितना होता है, 373, इससे याद कर सकते हो 4 ही डिग्री कम है, तो 369 के ऊपर जो अपना रोम्बिक सल्फर है येलो वाला, वो मोनोक्लिनिक में बन जाएगा, उसके नीचे मोनोक्लिनिक वाला तुमको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो 369 के ऊपर ही स्टेबल हो पाता है मोनोक्लिनिक सल्फर, क्लियर। उसके बाद बोलता है अच्छा मोनोक्लिनिक और रोम्बिक हो चाहे कुछ भी हो, वो एसिड ही रहता है, हम लोग बताया था 1000 केल्विन के ऊपर वो S2 बन पाता है एसिड, ठीक है। और क्राउन शेप का, दोनों ही क्राउन शेप का मिलेगा ऐसे ही, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े, अगेन शेप हम लोग को क्लास 10 से पता होना चाहिए था। उसके बाद थोड़ा डिटेल दिया, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है रोम्बिक सल्फर का 385, क्या ही करेंगे इसका हम लोग, ये पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373, वो गैस बन जाता है, ये लिक्विड बनता है इतना में, ठीक है। और फॉर्म कैसे होता है, थोड़ा फॉर्म वाला भी देख लो कि बोलता है फॉर्म बाय इवोपोरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CS2। CS2 क्या है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें सल्फर मिलाओ, और किसी सॉल्वेंट में तो सल्फर ऐसे भी डूबेगा नहीं, पानी में नहीं डूबेगा, ठीक है, नॉन मेटल है, इनऑर्गेनिक टाइप का है, थोड़ा नॉन पोलर टाइप का है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, CS2 में डूब जाता है। उसके बाद बोलता है इवोपोरेट करा दो उसको,
ठीक है, इवेपोरेट करा दो तो ये बन जाएगा, कौन बन जाएगा, रोम्बिक सल्फर। ठीक है, अब रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनता है या फिर मोनोसिलिकेट सल्फर दुनिया में कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, सॉल्युबल ये भी CS2 पे सॉल्युबल है। देखो कैसे बनता है, रोम्बिक सल्फर को जब तुम मेल्ट कराओगे ना और फिर कूल कर दोगे, ठीक है, और कूल करने के बाद ना ऐसा होगा, मान लो ये है पूरा लिक्विड है, उसके ऊपर एक क्रश सा जम जाएगा। ठीक है, उस क्रश को तुम तोड़ना, इस क्रश को तोड़ना या फिर 2 होल बना लेना इस क्रश में, और लिक्विड जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा लिक्विड है जो कूल होके हार्डन नहीं हुआ है, वो उसको बाहर निकाल लेना। ठीक है, तो देख रहे हो 2 क्रश में होल बनाए, लिक्विड पोर्ड आउट, फिर क्रश को तोड़ करके रिमूव कर देना ऊपर वाला, और नीडल लाइक क्रिस्टल तुमको अंदर दिख रहा होगा, नीडल लाइक क्रिस्टल तुमको अंदर बनते हुए दिख चुका होगा। क्लियर, यही नीडल लाइक क्रिस्टल कौन है, मोनोक्लिनिक सल्फर है अपना। क्लियर, रोम्बिक सल्फर से कैसे बना रहे हैं, पहले मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद उसको कूल कर लेंगे, कूल करने के बाद अंदर वाला सॉलिड हुआ होगा ना, तो ऊपर में एक क्रस्ट टाइप का दिख रहा होगा, उसमें 2 छेद करना, उससे जो एक्स्ट्रा पानी नहीं हुआ होगा, जो सॉलिड नहीं बना होगा, वो बाहर निकल जाएगा, उसे निकाल लो, फिर क्रस्ट तोड़ो और अंदर देखो सब मिल जाएगा तुमको नीडल लाइक स्ट्रक्चर, वही है मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, बोलता है S8 के अलावा भी कुछ ऐसा होता है क्या, तो S6 से 20 तक हम लोग को मिलता है। एनसीईआरटी में S6 का चेयर फॉर्म बना के दिया हुआ है, हम लोग को पता है, अगर कोई पढ़ा होगा तो चेयर फॉर्म भी होता है 6 लोगों में, जैसे हेक्सागोन फॉर्म में होता है ना, वैसे चेयर फॉर्म भी होता है दुनिया में स्टेबल। तो साइक्लो S6 चेयर फॉर्म में देखा गया है कि होता है। और ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग फिर से लिख दिए हैं कि ग्रेटर देन टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 केल्विन के ऊपर S2 एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक फॉर्म सल्फर का एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो क्या होगा, O2 की तरह ही पैरामैग्नेटिक होगा, ऑल्दो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। MOT का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के समझ जाओगे तुम कि कौन सा पाई स्टार में जा रहा है और कैसे पैरामैग्नेटिक हुआ है। क्लियर, नाउ कम SO2 तो भाई धड़ल्ले से NO2 NOx और SOx टाइप के लोग है ना, धड़ल्ले से हम लोग को पता, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री कहीं पे भी पॉल्यूशन की तरह निकल जाते थे। तो S प्लस O2 गिव्स SO2। ठीक है, लैब में SO3 माइनस, लैब में कैसे बनाता है लोग, सल्फाइड को एसिड के साथ रिएक्ट करा देता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, SO2 गैस अपना इन्वॉल्व हो जाता है। इंडस्ट्री में कैसे बनाता है, इंडस्ट्री में ये लोग रोस्टिंग कर लेता है। अरे याद है ना, हम लोग को सल्फर वाला बहुत सारा ओर होता था, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो बेचारा ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन सल्फर कहाँ जाएगा, सल्फर SO2 बन के, तो बोले ना SO2 तो हर जगह निकल जाता था। मेन ट्रीटमेंट, मेन दिक्कत क्या था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाने के समय SO2 को SO3 में करना। ठीक है, अब कैसा दिखता है, नहीं दिखेगा भाई, बहुत पॉल्यूशन है, हवा में SO2 है, जिससे हम लोग को एसिड रेन भी होता था, याद है ना, लेकिन दिखता नहीं है, थोड़ा सा पंजेंट स्मेल होता है। ये कहाँ, क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे, जब FeSO4 को हीट किए थे, उससे भी तो SO2 बना था। FeSO4 क्रिस्टल को हीट किए थे, पहले पानी उड़ेगा, फिर SO2 प्लस SO3 निकला था, हाईली सॉल्युबल, लेकिन SO3 उतना क्वांटिटी में नहीं निकलता है, तो काम का नहीं हमारे लिए, SO3 बनाना दिक्कत है। हाईली सॉल्युबल इन पानी, पानी में सॉल्युबल होता है SO2। इंटरेस्टिंग बात, कैसे पता चला, क्लास 8 में ही पढ़ लिया था भाई, ये सॉल्युबल होकर ऐसे बन जा रहा था, याद है, सल्फ्यूरस एसिड, तो सॉल्युबल तो होता है, ये गेस कर लेना चाहिए था। ठीक है, 8 में पढ़े हैं। NaOH प्लस SO2, अब देखो SO2 का रिएक्शन एकदम CO2 की तरह लेना है। क्या CO2 का बेस के साथ रिएक्शन पढ़े, इंटरेस्टिंग चीज है, एकदम ध्यान देखना, ये पूरा याद हो जाएगा, SO2 इंपॉर्ट, एकदम इजी लगेगा। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस पानी। कहाँ देखे हम लोग, एसिडिक ऑक्साइड हमारा CO2 था, हम लोग बेस देखे थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब लाइम वाटर टेस्टिंग करते थे, ये लाइम वाटर होता था, इसमें पास कराते थे तो सॉल्ट बन जाता था CaCl3 प्लस H2O। फिर बोलते थे इसमें एक्सेस ऑफ CO2 अगर हुआ, एक्सेस ऑफ CO2 हुआ तो ये फर्दर किसमें हो जाता था, CaHCO2, याद है, इसमें हो जाता था। यहाँ पे वही बताएगा, देखो SO2 जो है, ये रहा बेस, ये रहा बेस, SO2 क्या होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखो CO2 वाला रिएक्शन लिख दिया हम लोग यहाँ पे भी। ठीक है, एकदम सेम तरीके से SO2 वाला ऊपर देखो चल रहा होगा, NaOH प्लस SO2 गिव्स Na2SO3, पहली बार में प्लस पानी, सॉल्ट प्लस पानी, Na2SO3 H2SO2 और SO2 अगर मिला Na2SO3 को, ये तो वही वाला प्रोडक्ट है ना जो फर्स्ट स्टेप में बना, उसमें और SO2 मिला तो क्या बनेगा, NaHSO3। क्लियर, NaHSO3, कोई दिक्कत, हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बोल सकते हो तुम इसको। ठीक है, सेम गोज विथ CO2, क्लास 10th, अगेन दिस इज क्लास 10th। तो रिव्यू करते समय अपने को पता होना चाहिए, पुराना नॉलेज था, इसको हम लोग क्यों दिक्कत हो रहा है बार बार याद करने में। ठीक है, तो बोला क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, एक तो SO2 है ना, चारकोल के प्रेजेंस में, बेस के साथ तो रिएक्ट हो ही गया, क्लोरीन के साथ भी हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्या बनाता है, SO2Cl2, बड़ा काम का चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, फिर SO2 को बोला कि ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, तो V2O5 वगैरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लाओगे तो SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, यही तो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मेन मुद्दा, इसीलिए तो इतना देर से इस पे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर उसमें क्या बताया कि जब ये मॉइस्ट होता है ना तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर जाता है। किस में है? +4 में है, दिख रहा है? +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, किस में जा रहा है ये? किस में जा रहा है? 8 में 2 गया, +6 में खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। खुद ऑक्सीडाइज होना मतलब एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो Fe3+ को रिड्यूस कर रहा होगा जरूर, तो SO2 यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe3+ रिड्यूस हो रहा है। तो कुछ एग्जांपल दे दिया है। वैसे परमानेंट पोटेशियम परमैंगनेट को भी बोल दिया कि क्या कर देता है? रिड्यूस कर रहा है। देखो यहाँ पे कौन सा था? +7 में था, यहाँ +2 में बन गया। SO2 का कैसे होगा? जैसे O3 का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही होगा। देख लो सेम रेजोनेंस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को। यूजेस क्या है? तो बोलता है ब्लीचिंग ऑफ वूल, सिल्क, रिफाइनिंग पेट्रोल, शुगर वगैरह में काम आ जाता है। ठीक है, इस पे ज्यादा बात करने का तो कोई तुक नहीं है। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर पढ़ाया है भाई, एक लाइन में एक पैराग्राफ में पढ़ा दिया एनसीईआरटी। नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड काफी देर तक पढ़ाता है। सम एसिड्स आर अनस्टेबल, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। बोला बहुत सारा ऑक्सो एसिड बनता है लेकिन कुछ अनस्टेबल होता है, वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में या फिर सॉल्ट के फॉर्म में ही होता है स्टेबल। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट के फॉर्म में ही स्टेबल होता है, मतलब अकेला तो मिलेगा नहीं। अब कुछ एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा है, अब गौर से सुनना। H2SO4 का स्ट्रक्चर तो हम लोग पहले से देखे हुए नहीं है क्या? ये हम लोग पहले से जानते हैं। 2 OH होता है, तभी तो बोलते थे कि 2H+ हो सकता है। यही वाला तो होता है पोलर वाला H जो निकल सकता है, बेसिसिटी 2 बोलते थे। ठीक है, दिख रहा है? टेट्राहेड्रल टाइप का। और क्या, पाई वाला थोड़ी गिनते हैं, सिग्मा वाला गिनते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में। तो H2SO3 सल्फ्यूरस, ये क्लास 8 वाला कंपाउंड अपना, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस 2 फेमस चीज होता था। ठीक है, इसमें एक लोन पेयर बन जाता है। टेट्राहेड्रल ये भी है बट एक लोन पेयर के साथ है। 2 OH इसमें भी है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर? H2S2O8 जिसको हम लोग पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक बोलते हैं, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक। इसमें कुछ नहीं करना है, 2 H2SO4 मिला देना है। ठीक है, तो H2SO4 में 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होता ही था, इसमें भी है। एक OH इसमें भी था, एक OH इसमें भी, यहां तक सब कॉमन है। मतलब एक OH जो है वो अपना H छोड़ दिया और दूसरा वाला इधर का भी एक OH अपना H छोड़ दिया। मतलब इसमें क्या माइनस हुआ है? 2 सल्फ्यूरिक एसिड में -H2 हुआ है। क्लियर? तो हम लोग को क्या मिलता है? पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। वैसे ही हम लोग को H2S2O7 ओलियम, वेरी फेमस। इसमें H2SO4 से पानी निकाल देंगे तो ओलियम बन जाता है। मतलब ओलियम में पानी डाल देंगे तो H2SO4 बन जाएगा। क्लियर? ये ध्यान का चीज है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम आएगा। ओलियम में पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? H2SO4 वापस बन जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक ऐसा मान लो कि H2SO4 दुनिया में डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी उन्हीं सबसे रिएक्ट हो जाता है, दिक्कत करते रहता है। तो उसको अगर स्टोर करना है तो ओलियम के फॉर्म में कर दो, फिर थोड़ा सा पानी डाल दो, H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, तो आगे जाके देखेंगे ओलियम जब बनेगा ना तो उसके बाद H2SO4 बनाने के लिए उसमें पानी डालेगा। देखो यहाँ दिख रहा है ओलियम, फिर उसमें पानी डाला, H2SO4 बन गया। 96 से 98% प्योर। अब देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का कुछ प्रोसेस हम लोग को पता चल गया कि क्या मेथड क्या होगा। हम लोग को पता है SO2 बनाएंगे, फिर इसको V2O5 के प्रेजेंस में SO3 जरूर बना रहे होंगे, फिर इससे ओलियम बनाएंगे। ओलियम बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? H2SO4 ही यूज करते हैं इसमें। जो बना रहे हैं वही थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। तो तुम देख सकते हो कि बहुत सारा कॉपर, आयरन, ये सब का सल्फाइड होता था दुनिया में जो SO2 बना सकता है। SO2 में हम लोग देखे टॉपिक में, SO2 बहुत तरीके से बना सकते हैं। फिर V2O5 यूज करके SO3 बना लेना। इसका डेल्टा H क्या होता है? माइनस में है, तो ये लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है और हाई प्रेशर पे। नंबर ऑफ गैसेस देखो, ठीक है, नंबर ऑफ गैसेस कैलकुलेट करना एक बार बैलेंस करके। ये बैलेंस नहीं लग रहा मेरे को। 2 2 4 3, हाँ तो यहाँ पे होना चाहिए था 2, यहाँ पे होना चाहिए था 3। तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कम हो रहा है ना, तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम। तो हाई प्रेशर इज फेवरेबल। लीचेटियर क्या बोलता है? उल्टा करो अगर प्रोडक्ट चाहिए तो। हाई प्रेशर इज फेवरेबल और लो टेम्परेचर। लेकिन लो टेम्परेचर में हम लोग को दिक्कत पता चलता है। हैवेस प्रोसेस में ही पता था हम लोग को दिक्कत क्या होता है। लो प्रोसेस में हम लोग को ये दिक्कत होता है लो टेम्परेचर में कि भाई साहब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा बढ़ा के ही करते हैं। ठीक है, थोड़ा बढ़ा के ही करते हैं। इसका फ्लो चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम के साथ, देखना है तो जाके देख लेना। मेथड यही है। ठीक है, पहले SO2 कहीं से ले आओ बना के, SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर दो, फिर उसको H2SO4 में डालो तो ओलियम बन जाएगा, H2S2O7। उस ओलियम में पानी डालेंगे जब मर्जी, तब H2SO4 बना लो। क्लियर? H2SO4 का प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी भाई ये लोग कलरलेस होते हैं। क्या दिखते हैं क्या? लैब में जाके देख लेना, कलरलेस होंगे। डेंस तो होता ही है, ऑयली टाइप का लिक्विड होता है, छू के कोशिश तो करेंगे नहीं हम लोग कंसंट्रेटेड वाले को ऑब्वियसली। पानी में डालेंगे तो एक बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लास 10th में बताया था कि पानी H2SO4 में डालोगे कि H2SO4 पानी में डालोगे। तो हम लोग बोले थे भाई H2SO4 ड्रॉप बेटा पानी में डालो, पानी ज्यादा होना चाहिए, H2SO4 कम होना चाहिए। ठीक है, अगर पानी को H2SO4 में डाल दोगे तो एक साथ बहुत सारा H2SO4 पानी पे अटैक कर देगा, खतरनाक खेल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। रिएक्टिव क्यों होता है? बोलता है इसका रिएक्शन जो है मोर देन रिएक्टिव, इसमें ये लिखना चाहिए कि वाई केमिकल रिएक्शन जो शो करता है उसके रीजंस क्या है। एक तो लो वोलेटाइल होता है ये, ठीक है, मतलब उड़ेगा नहीं जल्दी। स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम लोग को पता ही है।
ये पानी के साथ भी बहुत तगड़ा एफिनिटी शो करता है, अभी हम लोग देखे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पानी के साथ, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, लेकिन रेस में ये HNO3 से पीछे रह जाता है। देख लो HNO3 रैंक 1, फिर H2SO4, फिर फॉस्फोरिक एसिड्स वगैरह आता है। ठीक है, अब इसके सॉल्ट जो है दो तरह से बन सकते हैं। एक H छोड़ता था, याद है हम लोग को, तो कौन सा सॉल्ट बनता था? एक H छोड़ने पे ये वाला बनता था, 2 H छोड़ दिया तो Na2SO4 बन जाएगा। क्लियर? जब बेस से रिएक्ट होगा तो सॉल्ट बनाएगा ना, तो दो तरह का सॉल्ट बन सकता है, एक छोड़ा H प्लस की 2 H प्लस छोड़ा। ठीक है, अब लो वोलेटाइल होने ना फायदेमंद है, दूसरा एसिड्स को बनाने के काम आता है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट टाइप का काम कर रहा है। और क्या, देखो यहाँ पे H2SO4 MX, किसी का हैलाइड ले आए, ठीक है, किसी मेटल हैलाइड से आए तो क्या बना? HX। HX एक एसिड है कि नहीं है? बिल्कुल है। HCl है ना, HF, ये सारे एसिड्स है। दिख रहा है? X क्या क्या हो सकता है? HNO3 भी हो सकता है यहाँ पे, NO3 भी हो सकता है यहाँ पे, X। तो ये दूसरे एसिड्स को बनाने के काम भी होता है। ठीक है, ये रह जाएगा, ये वाले ज्यादा वोलेटाइल होंगे, ये उड़ के हम लोग जमा कर लेंगे अलग से। सेपरेशन टेक्निक नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये तो हम लोग बहुत बार केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़े हुए हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हमने दे दिया है कि शुगर में H2SO4 डालोगे तो चैरिंग एक्शन भी बोलते हैं इसको, चैरिंग ऑफ शुगर। ठीक है, तो क्या होता है भाई, कार्बन बनने लगता है, इसलिए तो काला दिखने लगता है। कार्बन ओरिजिनल फॉर्म में जनरली कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं अपने मेन वाले, कोल, ग्रेफाइट, ये सब सारे एक ही फॉर्म में एलोट्रॉप, वो सब काले ही होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग पढ़ लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाएगा। यहाँ देखो 2+ में बन गया कॉपर, सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, यूज क्या है? यूजेस भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात ये बोल रहा है कि नेशन ना, किसी भी कंट्री का स्ट्रेंथ तुम जज कर सकते हो कि वो कितना H2SO4 प्रोड्यूस करता है और कितना यूज कर लेता है। प्रोड्यूस प्लस ऑब्वियसली यूज कितना कर रहा है, तो तुमको समझ में आ जाएगा उस नेशन में बहुत सारा केमिकल इंजीनियरिंग चल रहा है, काफी सारा केमिकल्स बन रहा है, मतलब काफी सारा मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, नेशन बहुत आगे बढ़ रहा है। क्लियर? बाकी तो कुछ यूजेस मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, फर्टिलाइजर्स के मेटलर्जिकल प्रोसेस में, पेंट में, डिटर्जेंट की तरह यूज हो जाता है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव ट्राइड टू मिनिमाइज द टाइम। ठीक है, तो इट्स लाइक 40 मिनट, अराउंड 40 मिनट्स है ना, 45 मिनट के अंदर हो गया। ये पूरा ग्रुप 16 अपना कवर्ड है। अगर और कोई ग्रुप करना है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू शो योर सपोर्ट, देन ओनली वी कैन गो इनटू मेकिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। होपफुली ग्रुप 16 धो डाला हमने।